बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 8 फरवरी 2025 के तारीखी दिन जबकि पूरा पाकिस्तान इमरान खान की काल पर लब्बैक कहते हुए इस वक्त सड़कों के ऊपर है, इमरान खान की जानिब से आज के तारीखी दिन एक और तारीख रकम इमरान खान ने सिस्टम को उड़ा कर रख दिया और गुज़श्ता 5 दिनों के अंदर इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब को दूसरा खुला खत और इन्हीं अलकाबात से मुखातिब करते हुए इमरान खान की जानिब से ये खत लिखा गया और इस मर्तबा वो तमाम तर 6 नुकात मुकम्मल तौर पर और खोल कर बयान कर दिए। पहले खत से दूसरा खत किस हद तक मुख्तलिफ है और किस तरह से इमरान खान एक एक करके अपने तमाम कार्ड इंतहाई होशियारी के साथ खेल रहे हैं। इससे पहले आपको यह बताना भी ज़रूरी कि इस खत के मंजरे आम पर आने के बाद इमरान खान से हंगामी मुलाकात की इजाज़त किसको और क्यों कर दी गई, और उसके साथ साथ इस सवाल का भी जवाब आपके सामने रखेंगे कि पीटीआई के हल्के ये दावा क्यों कर रहे हैं कि अब की बार आर्मी चीफ को लिखे गए इस खत का रद्द अमल आएगा। और ये दावा भी किया जा रहा है कि आर्मी चीफ साहब के साथ साथ 20 से ज़ायद जो कोर कमांडर्स हैं उनकी जानिब से भी इस खत के ऊपर रद्द अमल दिया जा सकता है। पहले इमरान खान के इस खत की जानिब बढ़ते हैं, उसके बाद दीगर मामलात आपको बताते हैं। इमरान खान ने कहा, मैंने मुल्क व कौम की बेहतरी की खातिर नेक नीयती से आर्मी चीफ के नाम खुला खत लिखा ताकि फौज और अवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलीज को कम किया जा सके, मगर इसका जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी से दिया गया। दोस्तों, एक एक लफ्ज़ इस खत का सोने में तोलने के मुतरादिफ है। पूरा ये खत आपने गौर से सुनना है, तमाम तर नकात एक एक करके खोल कर आपके सामने हम बयान करेंगे। इमरान खान ने कहा, मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात का सरबराह हूँ। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आलमी सतह पर मुल्क व कौम का नाम रोशन करने में गुजारी है। 1970 से अब तक मेरी 55 साल की पब्लिक लाइफ और 30 साल की कमाई सबके सामने है। मेरा जीना मरना सिर्फ पाकिस्तान में है। क्या इमरान खान ने झूठ कहा? रद्द अमल ज़रूर देना है। हर पैराग्राफ के जवाब में आपने बात करनी है कमेंट बॉक्स के अंदर। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ौज के तासुर और अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ती खलीज के मुमकिना मुज़मरात की फ़िक्र है, जिसकी वजह से मैंने ये ख़त लिखा। मैंने जिन 6 नुकात की निशानदही की है उन पर अगर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम इन नुकात की हमायत करेगी। जी हाँ, बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या आप इमरान खान के इन 6 नुकात की हमायत करते हैं। इमरान खान ने कहा, एजेंसीज के जरिए प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके अर्दली हुकूमत कायम करना, अदलिया पर कब्जे के लिए पार्लियामेंट से गन पॉइंट पर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराना और पॉकेट जजेस भर्ती करना, जुल्म और जबर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद करने के लिए पीका जैसे काले कानून का इतलाक करना, सियासी अदम इस्तेकाम और जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत डालकर मुल्क की मईशत की तबाही, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुसलसल रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाना और तमाम रियासती इदारों का अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम में शामिल करना ना सिर्फ अवामी जज्बात को मजरू कर रहा है बल्कि अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज को मुसलसल बढ़ा रहा है। कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि क्या इमरान खान ने ये दुरुस्त बात कही, क्या मौक़िफ़ है आपका। इमरान खान ने कहा, फ़ौज मुल्क का अहम तरीन इदारा है मगर इसमें बैठी चंद काली भेड़ें पूरे इदारे का नुकसान कर रही हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है ये। इमरान खान ने कहा कि फ़ौज के अंदर चंद काली भेड़ें मौजूद हैं। इमरान खान ने कहा, ऐसा ही एक शख्स अडयाला जेल में बैठा कर्नल भी है जो जेल के स्टाफ को कंट्रोल करते हुए ना सिर्फ आइन कानून और जेल मैनुअल की धज्जियां बखेर रहा है बल्कि इंसानी हकूक भी पामाल कर रहा है। वो अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखते हुए ऐसे अमल करता है जैसे काबिज फौज करती है। पहले अडयाला जेल के फरसनास सुपरिटेंडेंट अकरम को अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया क्योंकि वह कानून की पासदारी करता था और जेल कवानीन पर अमल दरामद करता था। अब भी तमाम अमले को डराया धमकाया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए एक कर्नल की मतहत जेल इंतजामिया ने मुझ पर हर जुल्म किया है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपने कमेंट करना है इसके ऊपर। इमरान खान ने कहा, मुझे मौत की चक्की में रखा गया है, 20 दिन तक मुकम्मल लाकअप में रखा गया जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी।
5 रोज तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई। मैं मुकम्मल अंधेरे में था। मेरा वर्जिश करने वाला सामान और टीवी तक ले लिया गया। मुझे अखबार तक भी मुझ तक पहुंचने नहीं दिया गया। जब चाहते हैं किताबें रोक लेते हैं। 20 दिनों के अलावा मुझे दोबारा भी 40 घंटे लॉकअप में रखा गया। मेरे बेटों से पिछले 6 माह में सिर्फ 3 मरतबा मेरी बात करवाई गई। इस मामले में भी अदालत का हुक्म ना मानते हुए मुझे बच्चों से बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो मेरा बुनियादी और कानूनी हक है। मेरी जमात के अफराद दूर दराज इलाकों से मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, मगर उनको भी अदालती आर्डर्स के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। पिछले 6 माह में गिनती के चंद अफराद को मुझसे मिलवाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती। मेरी अहलिया को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। गन पॉइंट, इसके ऊपर भी आपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय देनी है। गन पॉइंट पर करवाई गई 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालती निज़ाम पर कब्जे और कोर्ट पैकिंग का मकसद इंसानी हकूक की पामालियों और इंतखाबी फ्रॉड की पर्दापोशी है और मेरे खिलाफ मुकदमात में मनपसंद फैसलों के लिए पॉकेट जजेस भर्ती करना है, ताकि अदलिया में कोई शफाफ फैसले देने वाला ना बाकी रहे। मेरे सारे केसेस के फैसले दबाव के जरिए दिलवाए जा रहे हैं। मुझे गैर कानूनी तौर पर 4 सजाएं दिलवाई गई हैं। मेरे खिलाफ फैसला देने के लिए जज साहबान पर इतना दबाव होता है कि एक जज का ब्लड प्रेशर 5 मरतबा हाई हुआ, उसे जेल अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। इस जज ने मेरे वकील को बताया कि मुझे और मेरी अहलिया को सजा देने के लिए ऊपर से शदीद तरीन दबाव है। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार आपने हर सूरत करना है इमरान खान के इस खत के जवाब में। इमरान खान ने कहा, 9 मई और 26 नवंबर को हमारे निहत्ते जमहूरियत पसंद कारकुनान पर जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। पुरअमन शहरियों पर सीधी गोलियां चलाई गई। सियासी इंतकाम की आड़ में 3 साल में लाखों शहरियों के घरों पर छापे मारे गए। हमारे 20,000 से जायद वर्कर्स और सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया। सैकड़ों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हजारों बेगुनाह लोगों को कई माह झूठे केसेस में जेलों में रखा गया। एजेंसीज के दबाव पर हमारे 2000 से जायद वर्कर्स, सपोर्टर्स और पार्टी लीडर्स की जमानत की दरखास्तें अब तक हाई कोर्ट के जजेस इल्तवा में रखकर बैठे हुए हैं। जैसा सलूक पिछले 3 सालों में हमारी खवातीन के साथ किया गया, इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। पाकिस्तान की तारीख में कभी सियासतदानों की घरेलू खवातीन को इस तरह निशाना नहीं बनाया गया। इससे जाहिर होता है कि हमारी अखलाकियात किस कदर पस्ती पर हैं। बुजुर्ग खवातीन और जवान बच्चों को जेलों में कैद रखा गया। मेरी अहलिया और उसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो 75 साल कैंसर की मरीज़ा है। मेरी दोनों बहनें जिनकी उम्रें 65 साल से ज़ायद है, उनके समेत सैकड़ों खवातीन को बेजा पाबंदे सलासुल में रखा गया है। उनकी हया का तकद्दुस पामाल किया गया। इसके ऊपर कमेंट करना है आपने कमेंट बॉक्स के अंदर। कर्ज है यह आपका इमरान खान के ऊपर कि इस सोने से तोलने के लायक खत पर आपकी राय हर सूरत आनी चाहिए। इमरान खान ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतों, बुजुर्गों और बच्चों को तंग नहीं किया जाता था। हमारे दीन का हुक्म तो यह है कि जंगी हालात में दुश्मन की औरतों और बच्चों से बदसलूकी ना की जाए, और यहाँ अपनी हमवतन माओं, बहनों, बेटियों का लिहाज नहीं रखा गया। ये सब हमारी रवायात के मुनाफी है और उसकी वजह से अवाम में फ़ौज के खिलाफ बहुत नफरत बढ़ गई है। आपने इसके बात के ऊपर राय देनी है। क्या वाकई इमरान खान ये बात दुरुस्त कर रहे हैं कि इन तमाम हरकतों की वजह से, तमाम इक़दामात की वजह से अवाम के अंदर क्या वाकई फ़ौज के खिलाफ नफरत बढ़ चुकी है, जिसका सद्देबाब बर वक्त हो जाए तो ये फ़ौज और मुल्क दोनों के हक में बेहतर है, वरना इन सब से नाकाबिले तलाफ़ी खसारा उठाना पड़ सकता है। पीका जैसे काले कानून के जरिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगा दी गई है। इस सब की वजह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी खतरे में है। इंटरनेट में खलल की वजह से हमारी IT इंडस्ट्री को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। नौजवानों का कैरियर तबाह हो रहा है। इसके ऊपर नौजवान भी हर सूरत कमेंट करके बताएं, उनके वालिदैन भी कमेंट करके बताएं कि इंटरनेट बंद होने से क्या नुकसान हुए। चंद अफराद की ख्वाहिशात पर अवामी मैंडेट की तौहीन करके ऐसा सियासी अदम इस्तेकाम की बुनियाद ऐसे रखी गई जिसकी बदौलत मईशत का बुरा हाल है। सरमाकार और हुनरमंद अफराद मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान छोड़कर अपने सरमाए समेत तेजी से बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाएं। मुआशी अदम इस्तेकाम अपनी इंतहा पर है। ग्रोथ रेट 0 है। पाकिस्तान में सरमाकारी ना होने के बराबर है। मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी अरूज पर है। आप सरमाकार ताजिर इसके ऊपर कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई इमरान खान ये बात दुरुस्त कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा, हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि कौम फौज के पीछे खड़ी हो, और लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों और इन गैर कानूनी इक़दामात की बदौलत अवाम में फौज की बदनामी मुसलसल बढ़ रही है।
کمنٹ باکس کے اندر آپ نے رائے دینی ہے کہ کیا واقعی عمران خان نے درست کہا۔ یہ سب فوج کے حلف کی خلاف ورزی ہے۔ کسی بھی ملک کی فوج اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی، بلکہ ایسا سلوک تو قابض فوجیں کرتی ہیں جو خود کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتی ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اپنی رائے دیجیے۔ عمران خان نے کہا ملک کی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان کی خلیج کم ہو۔ اس کی بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا۔ کرکس عمران خان کے پورے خط کا کرکس کے فوج اپنی آئینی حدود میں واپس جائے، سیاست سے خود کو علیحدہ کرے اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرے۔ اور وہ وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو کہتے ہیں عمران خان فوج سے ڈیل مانگ رہا ہے، اس طرح سے کھل کر پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی رہنما نے فوج کو یہ یاد نہیں کرایا کہ آپ کا آئین کے اندر کیا کردار ہے۔ عمران خان نے کہا یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ ذرا غور سے سنیے، دیکھیے، کاغذ قلم لیجئے اور نوٹ کیجئے۔ بچوں کا ذکر، سیاسی کارکنان کا ذکر، جوانوں کا ذکر، بوڑھوں کا ذکر، خواتین کا ذکر، سرمایدار اور تاجروں کا ذکر، ججز کی جانب اشارہ، جرنیلوں کی جانب اشارہ، فوج کے عام جو جوان ہیں ان کی جانب اشارہ، اور پھر سب سے بڑھ کر ملک کے تمام اداروں کے حوالے سے بات چیت، سب کا ذکر کر دیا عمران خان نے۔ کیا کوئی اتنا زبردست سیاسی لیڈر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ کے سامنے آیا؟ چاہے وہ زلفی بھٹو ہو، چاہے وہ نورا شریف ہو، ان کی پیدائش، سیاسی پیدائش کہاں ہوئی، اس کے بعد پھر ان کا حال کیا ہوا، اس وقت ان کی سیاسی جماعتوں کا کیا حال ہے، اس وقت ان کی آل اولاد کا کیا حال ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن عمران خان کس کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہے؟ صرف اور صرف آپ کے لیے۔ آپ کے لیے یہ عمران خان نے پیغام بھیجا۔ یہ ایک تاریخی خط جو کہ گزشتہ 5 دنوں کے اندر دوسرا کھلا خط ہے آرمی چیف کے نام۔ اس میں عمران خان نے مکمل طور پر مستقبل کے حوالے سے اپنا لایا عمل واضح کر دیا ہے کہ نہیں جناب، آپ نے ہر صورت اپنی آئینی حدود کے اندر جانا ہے۔ جب تک آپ اپنی آئینی حدود کے اندر نہیں جائیں گے، معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اسی دوران 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ عدالت نے 31 مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے بشرا بی بی کی درخواست منظور کر لی۔ یہ خبر آتی ہے جناب کہ انسداد دہشت گردی کے جج امجد علی شاہ صاحب اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی پر 26 نومبر کے بعد 1 2 نہیں 31 مقدمات درج ہوتے ہیں، ان کی سماعت ہوتی ہے۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور تفتیشی افسران بھی آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بشرا بی بی عدالت سے کہتی ہیں کہ شامل تفتیش ہونے سے پہلے میں نے عمران خان سے اور میں نے اپنے وکیل سے مشاورت کرنی ہے، اس کے بعد ہی میں اپنا بیان ریکارڈ کراؤں گی۔ میری اگر ملاقات کروا دی جائے تو میں آج ہی شامل تفتیش ہونے کو تیار ہوں۔ یعنی آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ عمران خان سے ملاقات ان کی نہیں کروائی جا رہی، حالانکہ انہیں بھی گرفتار ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں۔ بشرا بی بی نے عمران خان کی موجودگی میں شامل تفتیش ہونے کی درخواست کی۔ اس کے بعد عدالت نے SOP کے مطابق بشرا بی بی کی PTI اور وکیل سے ملاقات کا حکم دے دیا اور 7 مارچ تک یہ سماعت جو ہے ملتوی کر دی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ عمران خان کی بشرا بی بی سے ملاقات نہ کروانے پر جیل سپرنٹنڈنٹ کے خلاف ایک درخواست دائر ہو گئی ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان سے بشرا بی بی کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ فیصل چودھری صاحب نے یہ فیصل فرید چودھری ایڈوکیٹ کے ذریعے درخواست دائر کی گئی کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں، جعلی مقدمات میں اڈیالہ جیل میں سزا بھگت رہے ہیں، لیکن ان کی فیملی اور وکلاء کے حوالے سے جو ایک شیڈول دیا گیا ہے اس کے مطابق ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ نہیں کروائی جا رہی۔ بشرا بی بی اب بھی حالانکہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی قید ہیں۔ 28 جنوری کو پہلے بھی عدالت نے حکم دیا کہ ملاقات کروائیں، نہیں ہوئی۔ آج پھر اس کے اوپر آ گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات جب آئیں گی کہ اس ملاقات سے کیا نکلا، ہوئی یا نہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس وقت جناب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے خود اپنے اندر سے حکومت کے اتحادی بھی بول پڑے ہیں جناب کہ 2024 کے انتخابات کے اندر جناب جو ہے وہ فارم 47 پر منتخب ہونے والے لوگوں کے نام لے لیے ہیں جناب گورنر پنجاب نے، اور انہوں نے پنجاب کی جانب بھی اشارہ کیا، مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف کی جانب بھی انہوں نے اشارہ کیا، کراچی کے کئی حلقوں کی جانب انہوں نے اشارہ کیا، پورے پٹھوار کا انہوں نے ذکر کیا، اٹک کا ذکر کیا، چکوال کا، جیلم کا، راولپنڈی کا، کہ یہاں پر جناب جو ہے وہ جس طرح کی دھاندلی ہوئی اور یہ جو ہوا ملک کی تاریخ میں کوئی ایک آدھی اس قسم کا جو ہے وہ الیکشن ہوا ہوگا۔ اور جناب بڑا ہی انہوں نے واضح کیا کہ یہ جو بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں حکمران پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر پھر کراچی کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ فارم 47 کے نتیجے میں جو ہے وہ جیت کر آئے ہیں۔ اس قسم کی باتیں بولیں گے یہ کہ ان کے منہ سے نکلیں گی، ہر صورت نکلیں گی۔ اور PTI کے چیئرمین
بیرسٹر گور صاحب نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بشمول امریکہ ہم کسی ملک کی جانب سے کسی ڈیل کے، کسی آفر کے، کسی کے طلبگار نہیں ہیں۔ نہ ہی عمران خان نے پہلے کوئی ڈیل کی، نہ ہی آئندہ جا کر کریں گے۔ قانونی طریقے سے عدالتوں سے جو ہے وہ ریلیف حاصل کریں گے۔ بہرحال آج کے اس خط نے تمام تر پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے مستقبل کی بدل کر رکھ دی ہے، اور ایک بہت بڑا اسے جو ہے وہ چارج شیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے لیے جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔